नमस्कार मित्रों, जया लिटरेचर में आपका फिर से स्वागत है। और आज कहानी जो जाले है उसका दूसरा भाग लेकर प्रस्तुत हूँ। लेखक हैं निर्मल वर्मा। तो चलिए उसके आगे की कहानी सुनिए। चौका धोकर महाराजिन बाहर निकली तो अचानक पैर ठिठक गए। देखा मुन्नू का कमरा खुला है। भीतर झांक कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ एक बासी भुरभुरी सी गंध हवा में ठहरी थी। खिड़की के पर्दों से सर्दी की महीन धूप भीतर आ रही थी। एक शहतीर सी खींच आई थी जिस पर धूल की बूंदकियां नाच रही थीं। वह कमरा जो इतने अरसे से बंद पड़ा था, वह जैसे हैरानी से मुंह खोले सारे मकान को ताक रहा था। सहसा कमरे के भीतर से एक अजीब खड़खड़ाहट सुनाई दी और महाराजिन के मुंह से एक दबी चीख निकल गई। एक मटियाली रंग की बिल्ली बाहर निकली। सिर मोड़कर चमकीली आंखों से महाराजिन को देखा और खुली खिड़की फांदकर लोप हो गई। लगा जैसे कोई प्रेतात्मा उसे छूकर सरसराती हुई बाहर निकल गई हो। वह जल्दी से पीछे मुड़ी तो भैया दिखाई दिए। कमरा किसने खोला है? आपको नहीं मालूम? छोटी आई है। कब आई? आप कमरे में थे? बुलाऊं? नहीं, अभी नहीं। भैया कुछ सहम से गए। छोटी के नाम से जो खुशी का ज्वार उठा था, वह उसमें उसे नहीं देखना चाहते थे। अभी नहीं, उन्होंने कहा। इतने लंबे सफ़र से आई है, थोड़ा आराम कर लेने दो। चलते चलते एक उड़ती सी निगाह मुन्नू के कमरे में पड़ गई। वह अजीब सा नंगा दिखाई दे रहा था। क्या पुराने घर के कुछ कमरे भी अपंग अंगों से हो जाते हैं? दिखाई तो देते हैं लेकिन हिलना डुलना बंद कर देते हैं, जैसे नाड़ियों में बहता खून उन्हें छोड़कर कहीं और बहता है और वे अपाहिज ढूह से खड़े रहते हैं। वही मेज जिस पर पुरानी पत्रिकाओं का अंबार लगा रहता था और उस पर धूल की परतें जमा थीं। किसी ने किताबों का बंडल पुरानी धोती से बांधकर कोने में रख दिया था। दूसरे कोने में फोल्डिंग बेड रखा था और उसके पास एक तिपाई थी जिस पर एक ऐश ट्रे दिखाई दे रही थी। जब बाबू भीतर आते थे तो मुन्नू जलती सिगरेट को ऐश ट्रे पर रख देते थे, उसे बुझाते नहीं थे। बाबू जल्दी से जल्दी अपनी बात खत्म करके चले जाते थे और सिगरेट तब भी सुलगती रहती थी। भैया कुछ देर तक शून्य से वहाँ खड़े रहे। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि बरसों से बंद कमरे में दबी यह सिगरेट की गंध है जो वहाँ बंधी रह गई है, या उस चिट्ठी के जले हुए अक्षरों की गंध जिसे उन्होंने सबसे छिपाकर मुन्नू के कमरे में जलाया था। विचित्र बात यह थी कि मुन्नू की यह चिट्ठी उन्हें अपनी पत्नी की अलमारी से मिली थी। उनकी मृत्यु के कई महीनों बाद जब वे उसकी साड़ियों को बाहर निकाल रहे थे, यह चिट्ठी उसने मद्रास से भेजी थी, अपने विवाह से 1 सप्ताह पूर्व। न किसी बहन को, न भाई को, माँ और बाबू को तो उसकी खबर ही नहीं थी। घर के किसी संबंधी को कुछ भी नहीं मालूम था कि मुन्नू के साथ क्या हो रहा है, सिवा उनकी पत्नी के जो बाहर से आई थी, जिसका इस घर से अतीत से वास्ता नहीं था। मृत्यु से पहले लिखा हुआ भाई का पत्र जो उन्हें पत्नी से मृत्यु के बाद उनकी अलमारी के कपड़ों के बीच मिला था। खुली अलमारी के पीछे से एक पुरानी स्मृति उघड़ आई। उनकी पत्नी की त्रस्त सी आंखें जब उन्होंने उससे विवाह के कुछ महीनों बाद हंसी में पूछा था, कैसे लगते हैं मेरे घर के लोग। उनकी पत्नी ने सहसा मुंह मोड़ लिया। जब उससे उन्होंने कई बार पूछा तो उसने धीरे से कहा, और तो सब ठीक हैं लेकिन छोटे लाला। वह हंसने लगे। वह कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मुन्नू लाला के नाम से पुकारे जाएंगे। तुम्हारा मतलब मुन्नू से है? क्यों, उसे क्या हुआ? जब वह कुछ नहीं बोली तो हंसी की जगह एक आतंक सा भर आया। बोली, बोलती क्यों नहीं? मुन्नू में ऐसा क्या है जो तुम्हें समझ में नहीं आता? और तब पत्नी ने अपने सारे आवेश और आक्रोश को दबाकर कहा था,
सच पूछो तो तुम्हारे परिवार में मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन मुन्नू तुम्हारे घर का सबसे लाडला लड़का, तुम भाई बहन क्या इतने अंधे हो कि तुम्हें अब तक कुछ पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हो रहा है? क्या हो रहा था मुन्नू के साथ? तुम्हें तब पता चलेगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। नमस्कार मित्रों, जया लिटरेचर में आपका फिर से स्वागत है। और आज प्रस्तुत है कहानी जाले, जिसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। तो चलिए सुनिए कहानी निर्मल वर्मा की जाले का भाग 2। विवाह के 2 दिन पहले तार मिला था। किसी को मालूम नहीं उसने ऐसा क्यों किया। अगर विवाह करने की इच्छा नहीं थी तो कह सकता था। बाबू को लिखते हुए डरता था तो अपनी किसी बहन को लिख सकता था। कहा कुछ नहीं। आखिर तक मुन्नू का भेद जैसे दाह संस्कार की लकड़ियों के साथ ही राख होना था। शायद उसने ठीक ही किया। उसे मालूम था हमारे परिवार के लोग जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ धोखे ने इतनी जगह घेर रखी है कि बेचारे सच के लिए बित्ते भर की थाह नहीं। मुन्नू ने शायद अपने किसी गोपनीय सच का चेहरा देखा था और वह इतना स्तंभित हो गया था कि उसने आखिरी मौके पर घर लौटने से इनकार कर दिया था। वह नहीं, उसकी लाश लौटी थी। इसीलिए तो भैया चाहते थे उसके बंद कमरे को बंगले के साथ ही बेच दिया जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कीचड़, खून, मिट्टी में सना एक सच भी चला गया है। तभी उन्हें आवाज़ें सुनाई दी, दूर लॉन की हवा और धूप में छनती हुई। क्या यह छोटी है या गुन्नो? बरसों बाद क्यों बचपन की पहचानी आवाज़ें भुतैली सी जान पड़ती हैं, जैसे उम्र के साथ उन्होंने पुरानी पहचान खो दी है। या शायद इसलिए कि बड़े भाई होने के नाते मैंने हमेशा उन्हें दरवाजे के पीछे से सुना है। मुझे देखते ही वे चुप हो जाती थी, जैसे मरे हुए माँ बाप का मैं आखिरी प्रतिनिधि हूँ जिससे बचकर निकल जाना ही बेहतर है। आज रात जब हम मिलेंगे मैं इनसे कहूँगा अब की मेरी बारी है, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मैं ज़िंदगी के आखिरी प्रहर में इस घर का प्रहरी बनकर नहीं रहना चाहता। मैं जाना चाहता हूँ। मैं कभी इसका केयर टेकर था, रखवाला, चौकीदार, जो परिवार के वेदों पर ताला लगाकर खाली कमरों के चक्कर लगाता था। सोते रहो जब तक मैं यहाँ हूँ। जागने का कोई कारण नहीं, लेकिन मेरे जाने का कोई कारण, यही मैं नहीं समझ पाता। यही पूछने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम जो अपने अपने सुदूर सुरक्षित कोनों से यहाँ आते हो, कभी तुमने सोचा है कि जो घर छोड़कर नहीं जाता वह मुड़कर कहीं नहीं जा सकता? हर दरवाज़ा खोलते ही हवा में झूलते जाले चेहरे से टकराते हैं। हर आहट कराहती सी जान पड़ती है। यह मैं हूँ और मैं झपटकर दोबारा दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, लेकिन उनसे छुटकारा नहीं पा सकता जो कभी यहाँ रहते थे। तुम सोचते हो वे मर गए? वे मुझसे कहीं ज़्यादा जीवंत हैं। उन्होंने जल्दी से मुन्नू के कमरे के खुले दरवाजे को फटाक से बंद कर दिया और तेज़ कदमों से अपने कमरे की ओर जाने लगे। तभी पैर सहसा ठिठक गए। कोई हंस रहा था। मिसरानी की लड़की जमुना चाय के बर्तन लेकर बाहर जा रही थी। उससे छोटी हंसते हुए कुछ कह रही थी। दोनों लॉन के उस कोने की तरफ जा रही थी जहाँ जीजी पीपल के नीचे किताब लेकर बैठी थी। और तब भैया को लगा कि यह दिन वैसा ही शांत ऊँघता सा है जैसा बरसों पहले होता था, जब माँ बाप जीवित थे और बीच में कुछ भी घटा बढ़ा नहीं था। सर्दी का एक साधारण उज्जवल दिन। जीजी की आंखें किताब से उठकर बंगले की ओर मुड़ गईं। वे कुछ भी नहीं देख रही थी। जो कहानी पढ़ रही थी उसकी एक तस्वीर ढलती दोपहर की रोशनी में एक धब्बे सी जम गई थी।
जब वह हवा में घुल जाता तो आंखें फिर छोटी पंक्ति पर लौट आती, कहानी फिर चलने लगती। बंगले की आवाज़ों के बीच होते हुए भी उनसे अलग अकेली पगडंडी पर चलती हुई वे याद करती, फिर भूल जाती। कहानी के अक्षर उन्हें अपनी दुनिया में बुलाने लगते। वे आगे बढ़ती, फिर कोई उनका पल्लू खींच अपनी दुनिया में ले आता जहाँ उनकी ससुराल थी। फिर याद आता, वहाँ से तो गाड़ी में बैठकर वह अपने पिता के घर आ गई हैं। वह दोपहर है। वह कहानी के बीच सोचती, कल मैं चली जाऊंगी। नींद का एक झोंका आता जिसमें हंसी की आवाज़ सुनाई देती, वही आवाज़ जिसे भैया ने मुन्नू के खुले दरवाजे के आगे सुना था। हंसी को वहीं देहरी पर छोड़कर वे फिर कहानी के साथ हो जाती। बस 2 पन्ने ही तो बचे हैं, ख़त्म करके सोऊंगी। सोने लगती। कहानी अपनी पुस्तक छोड़कर उनके सपने में आ जाती। लॉन की धूप और हंसी और बंगले के सन्नाटे तथा झाड़ियों के बीच पुरानी कहानियों को उघाड़ती हुई आंखें दोबारा खुल जाती। देखती, किताब उनके हाथ से लुढ़क कर घास पर पड़ी है। पढ़ते पढ़ते पता नहीं चला था अंधेरा कितनी जल्दी नीचे उतर आया था। अंधेरा भी नहीं, सिर्फ एक पीली मुरझाई सी तलछट जो जनवरी की शामों पर देर तक रेंगती रहती है। रोशनी की पतली तह पर एक दुखी चिथड़ा टंगा रहता है। हिलाओ तो हवा की घंटी बजने लगती है। दिल की एक एक धड़कन पर हथौड़ा चलाती हुई उन्होंने नीचे झुककर किताब उठाई। क्या यह छोटी की आवाज़ है? और यह हंसी, क्या यह किताब से बाहर आई है? मिसरानी की लड़की जमुना चाय के प्याले लेकर आ रही थी। उसके पीछे छोटी, जो हंसते हुए न जाने उसे क्या कह रही थी। छोटी के छोटे बाल लेकिन पीछे गर्दन पर बहुत घने, काले स्वेटर के ऊंचे गोल घेरे पर गिरते हुए। दोनों पतली बाहें स्वेटर की ढीली ढाली बाहों के बाहर झांकती हुई, बाहों के पूरे रोएं चमकते हुए। कपड़ों की अगर कोई निसंगता होती है तो वह सिर्फ छोटी की छरहरी देह पर ही दिखाई देती है। सलेटी रंग की जीन्स और लंबी बाहों वाले स्वेटर के बीच एक लड़की, जिससे न जाने सब क्यों इतना डरते हैं, जबकि वह घर में सबसे छोटी थी, सबसे कमज़ोर, सबसे ज़्यादा आरक्षित, अकेली। क्या इसलिए कि एक दिन वह अपने पिता का घर छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली गई थी और फिर से उसे छोड़कर बाहर दुनिया में आ गई थी। उस दुनिया में जहाँ न मैं न गुन्नो जाने का साहस बटोर पाए थे सिवा मुन्नू के। लेकिन वह तो बहुत दूर चला गया, न केवल घर की दीवारों को फांद कर, बल्कि जहाँ इस दुनिया की हद भी ख़त्म हो जाती है। एंड ही वेंट टू फार। कहाँ पढ़ी थी उसने अंग्रेज़ी कविता की यह लाइन, इतना आगे, इतना दूर, इतना परे, जैसे बचपन के खेल में कोई गेंद अंधेरे में जाकर हमेशा के लिए लोप हो जाती है और उसे घर लाने का साहस किसी को नहीं होता। टू फार। उसने किताब उठाई और ऐनक आँखों पर सीधी की, लेकिन कहानी के अक्षर कागज़ से उठकर कहीं आँख के पानी पर तैर रहे थे, इतने पास कि उन्हें पढ़ पाना असंभव था। उन्होंने धीरे से किताब बंद कर दी। पलकें धीरे धीरे मुदने लगीं, फिर हठात झटके से खुल जाती। ससुराल में थीं तो समय का पता नहीं चलता था। नौकर, चाकर, ड्राइवर, पति, बड़े बच्चे, बड़े होते हुए बच्चे, 3 मंजिला पुरानी हवेली में वह कभी ऊपर जाती थीं, कभी नीचे। लगता था जैसे सारी उम्र सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते ही गुजर गई हों। किंतु यहाँ आते ही लगता था जैसे माँ बाप का घर जिस दिन मायका बना था, उस दिन से समय एक जगह इकट्ठा होता गया था। कटी हुई उम्र के कुंवारे जंगल में एक शांत नीली झील जैसा मायके का मायावी समय, जिन्हें तीनों बहनें घर छोड़ने के बाद पीछे छोड़ गई थीं।
क्या बंगले के बिकने के साथ वह समय हमेशा के लिए सूख जाएगा और जो नए लोग आएंगे उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि जिन पत्थरों पर वे चल रहे हैं उनके बीच कहीं पानी बहता था। एक ठंडी सी झुरझुरी सारी देह में फैल गई। कंधे पर हल्का सा स्पर्श पाकर सिर उठाया तो सामने छोटी दिखाई दी। जीजी, तुम ठंड में ठिठुर रही हो, भीतर नहीं चलोगी? पढ़ते पढ़ते आंख लग गई थी। वह खिसियानी सी होकर हंस दी। भैया नहीं आए, उन्हें चाय के लिए बुलाया था। वे अपने कमरे में हैं। तुम उनसे मिल ली थी? हाँ, उन्होंने सबको अपने कमरे में ही बुलाया है। अभी? जीजी ने कुछ घबराकर छोटी को देखा। जब भी फुर्सत हो। छोटी कुर्सी खिसका कर सामने बैठ गई। शाम के पीछे धुंधलके में उसका चेहरा बहुत सफ़ेद, कुंवारा, चमकीला जान पड़ता था। जैसे बहुत से आदमियों की छुअन पाकर वह अब भी अनछुआ पड़ा था। न जाने उसे देखकर हमेशा उसे लगता था जैसे वह किसी रूसी उपन्यास से बाहर आई हो, जिसके पीछे सत्य के सामने अपने घरेलू दुख सुख बहुत बौने से जान पड़ते हैं। हालांकि वह उसके परिवार में सबसे छोटी थी और शायद सबसे अंतिम भी। अंतिम? क्या किसी घर का कोई प्राणी अंतिम हो सकता है, जिसके आगे कुछ भी नहीं? शाम की अवसन्न कुहासिका में दोनों चुप अपने में बैठे रहे। दिन में यह पहला मौका था जब उन्हें कुछ देर के लिए अकेलापन मिला था। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे कहाँ से शुरू करें। बीच में इतना कुछ बीत गया था कि लगता था कोई भी सिरा पकड़ेंगे तो अपना ही भोगा हुआ हाथ में आएगा, दूसरे का नहीं, जो उसने अलग अकेले में भोगा था। छोटी, जीजी ने कुछ झिझकते हुए पूछा, जैसे वह किसी अंधेरे गड्ढे में पांव रख रही हो। क्या कभी नवीन से मिलना होता है? नहीं, अब नहीं। क्या तूने सचमुच अलग रहने का फैसला ले लिया? छोटी के चेहरे पर एक रूखी सी मुस्कुराहट चली आई। फैसला साथ रहने के लिए होता है जीजी, अलग होने का क्या फैसला? बड़ी के भीतर गुस्से का उबाल उठने लगा। उसने इस जिद्दी, ढीठ, कठोर लड़की पर, जिसे वह सबसे ज़्यादा चाहती थी और जो अब एक अजानी अजनबी की तरह उसके सामने बैठी थी, अगर ऐसा था तो साथ रहने का भी क्या मतलब था? माँ या बाबू ने तो हमारी तुम पर कोई बंधन नहीं डाला था। तुमने जो किया अपने मन से किया, किसी दूसरे का मन रखने नहीं। बड़ी ने अपने को संभालते हुए कहा, लेकिन आवाज़ फिर भी थरथरा सी गई, जैसे बरसों पहले की दबी फांस अचानक टिसटिसाने लगी हो। तुम भी तो अपने मन से मना कर सकती थी। तुम्हें क्या मालूम नहीं था कि जीजाजी की एक शादी हो चुकी थी, पत्नी मर चुकी थी? तुम्हें क्या सब मालूम नहीं था? मालूम होता तो क्या बाबू माँ मुझे बचा सकते थे? मालूम था, लेकिन मैं तेरी तरह घर से भाग नहीं सकती थी। और जो नहीं भागा, मुन्नू, उसका हश्र नहीं देखा? छोटी दोनों जैसे किसी अतीत के बवंडर में फंस गई थी। बाहर आने के लिए छटपटा रही थी, एक दूसरे की आत्माओं को छील रही थी, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। बाहर सिर्फ हल्का सा अंधेरा था। हवा थम गई थी और पेड़ झाड़ियाँ सुन्न खड़े थे। दोनों की आंखें वहाँ निहारती रहीं, जहाँ लॉन की फेंस उनके घर को उस दुनिया से अलग करती थी जहाँ से वे आए थे। एक दो रातों के लिए यहाँ यही छोटी सी मोहलत उन्हें मिली थी, जिसमें उन्हें वे सब दूरियाँ, अंतराल, गड्ढे पार करने थे, जिन्हें माँ बाप पीछे छोड़ गए। एक दूसरे के निकट आने की हड़बड़ाहट में वे ऐसी जगहों को छू लेते थे जहाँ पता नहीं कैसे रिश्ते हुए घाव दबे थे। जो हाथ एक दूसरे को सहलाने उन पर उठते थे, वे खून से सने वापस लौट आते थे। छोटी, जब कभी तेरे बारे में सोचती हूँ तो अपने पर बड़ी ग्लानि सी होती है। माँ जाने से पहले तुझे हम पर छोड़ गई थी, क्योंकि तू सबसे छोटी थी और
हमने क्या किया तेरे लिए? जीजी तुम पागल हो, देखती नहीं मैं तुमसे सबसे ज़्यादा सुखी हूँ। हम में से अकेली तू है जिसका कोई घर नहीं। यह एक घर बच गया था और अब इस अब के आगे कुछ नहीं था, सिर्फ दोनों की सांसें थीं, अंधेरे में एक दूसरे के होने न होने की गवाही देती हुई। धीरे धीरे बंगले की पीली दीवारों पर ढेर से तारे छिटकने लगे। एक छोटी सी आभा चारों तरफ फैली थी और तब अचानक बरामदे की बत्ती भक से जल उठी। अतीत की सारी छायाएं जो इस दौरान अंधेरे का फ़ायदा उठाकर दोनों बहनों के पास सरक आई थीं, सहसा छिटक कर भाग गईं। कोई उन्हें बुला रहा था और तब एक साथ दोनों के मन में एक ही विचार कौंध गया, क्या यह माँ की आवाज़ है जो इसी तरह शाम की घड़ी में बरामदे से उन्हें बुलाया करती थी? और यह विचार आते ही जैसे कोई अंतिम छाया एक क्षण के लिए अंधेरे में लोप होने से पहले फेंस के सामने ठिठक गई हो। क्या सचमुच इन्होंने मेरी आवाज़ को पहचान लिया? नहीं, यह मैं हूँ, गुन्नू ने कहा। हालांकि बचपन में मेरी आवाज़ सुनकर तुम उसे माँ की आवाज़ समझ लेते थे और भागते हुए चले आते थे। पूछते थे, माँ क्या तुमने बुलाया है? कितना अजीब है, वे चली गईं लेकिन अपनी आवाज़ मेरे पास छोड़ गईं। मैं अपने से बोलती हूँ तो लगता है मैं उन्हें सुन रही हूँ। वे मुझे बताती जाती हैं और मैं उन्हें सुनती जाती हूँ। इसीलिए मैं जब भाभी की अंतिम बीमारी के दिनों में उनका हाथ सहलाते हुए पूछ रही थी, क्या बहुत कष्ट होता है भाभी, तो उन्होंने आंखें फाड़ते हुए मुझसे कहा था, गुन्नू मैं सोचती हूँ मेरे जाने के बाद तेरे भैया का क्या होगा। वह इस खाली घर में कमरों में कैसे इतनी लंबी ज़िंदगी गुजारेंगे। और तब मैं उनके पास चली आई, बिल्कुल सट गई, वहाँ जहाँ तकिए के एक सिरे पर उनका सिर था, दूसरे सिरे पर मृत्यु का सिरहाना। उन दोनों के बीच मैंने उनसे फुसफुसा कर कहा, सुनो, अगर यह कष्ट है तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। माँ ने मेरे हाथ जरूर पीले कर दिए, लेकिन मेरे पैर, वे यहाँ हैं। मैं ससुराल भी जाती हूँ तो भी वे इस चौखट के भीतर रहते हैं। घर छूट जाए तो वह क्या हमसे बाहर हो जाता है? भैया जब इस मकान को बेच देंगे तो क्या हम यहाँ से चले जाएंगे? गुन्नू हंसने लगती है। वह भूल गई कि कभी उसने यह बात आखिरी सांसें गिनती हुई औरत से कही थी। वह भाभी के बिस्तर से उठकर बरामदे में चली आई थी। देख रही थी कैसे जीजी किसी सपने में कुर्सी से उठी हैं, छोटी का हाथ पकड़कर चल रही हैं, हल्के से लंगड़ाते हुए। इसलिए नहीं कि घुटनों में कोई तकलीफ़ है, बल्कि उम्र का बोझ कुछ इतना बोझिल है कि एक टांग उसे दूसरी पर डालते ही कांपने लगती है, बरामदे से आती रोशनी के फ्रेम में जड़ित हो जाती है, जबकि उनका हाथ पकड़े छोटी सिर्फ एक छाया है। गड्ढों, ढेलों, घास की पत्तियों पर सरकती हुई बीबी के कदमों को सुझाती संभालती हुई। और तब गुन्नू को लगा, यह छोटी जो 1 साल बाद अपने पति प्रेमी को छोड़कर चली गई, ऊपर से चाहे कितनी अकेली दिखती हो, अपने में अकेली नहीं है। इसीलिए वह इतनी पतली दुबली जीर्ण शीर्ण काया में भी इतनी भरी पूरी जान पड़ती है, जैसे अकेले में भोगी हुई सारी विपत्तियाँ, दुख और प्रेम में खाए हुए सारे घाव तथा आंसू एक साथ उसकी हंसी में खिलने लगते हैं। वह कहीं से भी पिक्चर पोस्ट कार्ड भेजती है, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, कहीं से। वहीं से हम अपने अपने परिवारों से छूटकर उसके होटल के अकेले कमरे में जमा हो जाते हैं। अब वे बिल्कुल पास आ गए हैं। हालांकि बरामदे के जिस कोने में मैं खड़ी हूँ, वहाँ से वे मुझे नहीं देख सकते। जीजी की किताब को छोटी के ने अपने हाथ में ले लिया है, थोड़ा सा झुककर उसके कानों में कुछ कह रही है। और जब जीजी सिर उठाकर ध्यान से उसकी बात सुनती हैं, तो उनकी नाक पर बिंधी हीरे की लौंग कुछ इस तरह चमकती है जैसे नीले अंधेरे लॉन के ऊपर बिखरे तारों में
से कोई तारा नीचे उतर आया हो, कोई भाग्य नक्षत्र परिवार की नियति को सबसे बड़ी और सबसे छोटी बहन के बीच उठाकर चलता हुआ। तभी जीजी के पैर रुक गए, उनकी आंखें ऊपर उठी। यहाँ कुछ देर पहले डूबे सूरज के रंग अब भी आकाश के एक कोने में बिखरे थे, जैसे धूप उन्हें उठा ले जाना भूल गई हो और अंधेरे ने उन्हें अलग छोड़ दिया हो। उन्होंने कसकर छोटी का हाथ पकड़ लिया। देखा तुमने, आग जल रही है। छोटी ने सिर उठाया तो आंखें घर की छत पर घिरे आकाश पर स्थित हो गई। बंगले की चिमनी से काले धुएं की लकीर ऊपर उठ रही थी, जैसे कभी दूसरे समय की सर्दियों में देखा करते थे, जब बाबू अपने कमरे की फायर प्लेस में लकड़ियाँ जलाते थे। पेड़ों की सूखी टहनियाँ जिन्हें बूढ़ा माली बाग से बटोर कर लाया करता था और एक सौंधी सी गंध हवा में तिरती हुई सारे घर में, घर के बाहर बरामदे को पार करती हुई लॉन के उस कोने तक चली आती थी जहाँ वे खेल रहे होते थे, और वे अचानक अपना खेल छोड़कर छत को देखने लगते थे, जैसे कोई काला सांप सिरसिराता हुआ चिमनी से बाहर आ रहा है, और वे सब कुछ भूलकर घर की तरफ भागने लगते थे। इस हड़बड़ी में कौन बाबू के पास अंगीठी के सामने सबसे पहले पहुंचता है, और तब देखते थे भैया वहां पहले से ही बैठे हैं। माँ ने उन्हें गूंधे हुए आटे की गोलियां दी हैं, जिन्हें वे हथेली पर फैलाकर अंगीठी की खिड़की पर चिपका देते हैं, जो कुछ ही देर में छोटी छोटी गोल रोटियों में सिक कर उतर आती है। और तब न जाने कैसे जीजी अपनी पीड़ा, तकलीफ, उम्र का बांध, सूखी हड्डियाँ, यहाँ तक कि छोटी का हाथ सब छोड़कर अंधेरे लॉन पर भागने लगी। वहाँ जहाँ से आग की लपट उठ रही थी, हवा में धुआं सिरसिरा रहा था, झाड़ियों से चिड़ियाँ उड़ती थीं। वहाँ जहाँ कमरे की गरमाई थी, रोटी की सौंधी गंध, जहाँ सब कमरे खुले थे, जहाँ से गुजरी हुई जिंदगी को आना था। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी जाले। लेखक थे निर्मल वर्मा। पूरी कहानी सुनने के लिए, धैर्यपूर्वक पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।